बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास है फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स। इससे पहले सेंट्रियोल्स को स्टडी कर लिया, तो आज बात करते हैं कि सेंट्रियोल एक अर्गेनाली है, तो सेल के अंदर ही कौन सी अहम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रियोल्स की लोकेशन की। तो सेंट्रियोल जो है ये न्यूक्लियस के करीब मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेल ड्रॉ करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल हो गया, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। तो ये कहाँ पर मौजूद होता है? मोस्टली ये न्यूक्लियस के करीब, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंट्रियोल हो गया, लेकिन ये तादाद में दो मौजूद होते हैं, और ये इसी तरह एक और सेंट्रियोल हो गया। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये 90 एंगल बनाता है। यहाँ पर एक ये उन्होंने 90 एंगल बनाया है, मतलब ये राइट एंगल विद ईच अदर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाते हैं सेल के अंदर, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब एक सेल दो में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये सेल डिवीजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे? ये सेंट्रियोल्स क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सेल ड्रा किया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये एक सेंट्रियोल इस पोल में चले जाते हैं और दूसरा सेंट्रियोल इस पोल में आ जाते हैं, मतलब एक सेल के अंदर एक एक इस तरफ गया और एक इस तरफ गया, ठीक है। तो सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्रोमोसोम कहाँ पर मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो सेल डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो सबसे पहले डिसअपियर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर क्रोमोसोम्स मौजूद थी, तो ये सेल डिवीजन के दौरान ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाता है, और इस जो सेंट्रियोल्स हैं जो अपोजिट पोल्स में मौजूद हैं, तो इससे दो तरह के स्ट्रक्चर्स वो निकल आते हैं। एक को स्पाइंडल फाइबर्स कहा जाता है और दूसरे को एस्टर्स कहा जाता है। तो वही स्पाइंडल फाइबर जो है वो इस तरह निकलते हैं उनसे, और वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाली पार्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, और इस अटैचमेंट होने की वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। हाफ ऑफ दी क्रोमोसोम्स वो सेल के इस तरफ आ जाते हैं, और हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स वो उस तरफ जाते हैं। जो री सेल बनता है तो उसमें भी हाफ क्रोमेटिड्स चले जाते हैं, और जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होता है, जो पहले से मौजूद सेल होता है, तो उसमें भी हाफ ऑफ द क्रोमेटिड्स वो मौजूद होते हैं, मतलब रह जाते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द पेयर्स ऑफ द सेंट्रियोल सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। ये यहाँ पर देखा आपने कि सेंट्रियोल एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक दूसरे के करीब मौजूद थे, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान ये सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ अलहदा हो जाते हैं। देन दे मूव टू द अपोजिट पोल, बिल्कुल अपोजिट पोल में आप लोगों ने देखा कि अपोजिट पोल में चले गए। फिर क्या होता है, इन ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्पाइनल फाइबर्स, ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पाइनल फाइबर्स में अरेंज हो जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, विच हेल्प टू सेपरेट क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और वो फिर क्या काम करते हैं, वो सेल डिवीजन के दौरान हमारे पास क्रोमोसोम्स की सेल डिवीजन करते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स वो हाफ ऑफ द क्रोमेटिड में तकसीम करते हैं, और वो हाफ ऑफ द क्रोमेटिड्स फिर क्या करते हैं, वो जो न्यू सेल बन रहा होता है तो उसमें भी ये चले जाते हैं। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? तो सेंट्रियोल का फंक्शन सबसे पहले ये है कि स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पाइंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक बॉडीज होती हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की वो उसकी डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? स्पाइनल फाइबर्स वो सेंट्रियोल से मिलकर बने होते हैं, और सेंट्रियोल किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? वो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स
एक प्रोटीनस जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रोटीनस नेटवर्क होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो इससे मिलकर बने होते हैं। और वो फिर किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में कंबाइन होते हैं, बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उस स्ट्रक्चर को माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? वो सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और फिर सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सेंट्रियोल से हमारे पास वो क्या बनते हैं? उससे हमारे पास स्पाइनल फाइबर्स बनते हैं। और स्पाइनल फाइबर्स क्या करते हैं? वो क्रोमोसोम्स की डिवीजन में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द सेंट्रियोल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? ये सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। फ्रॉम द सेंट्रियोल स्मॉल फाइबर्स अराइज कॉल्ड एस्टर। दो तरह के स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइनल फाइबर से अराइज होते हैं। एक को एस्टर्स कहा जाता है, जो कि स्मॉल होते हैं, यानी उनका साइज छोटा होता है, ठीक है। और सम लार्ज फाइबर्स आर अराइज कॉल्ड स्पाइनल फाइबर्स। और इसी तरह एक लार्ज स्ट्रक्चर उनसे अराइज होता है, जिसको स्पाइनल फाइबर्स कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों जो एस्टर्स होते हैं या जो स्पाइनल फाइबर्स होते हैं, ये किस चीज़ से डेवलप होते हैं? ये सेंट्रियोल से डेवलप होते हैं। अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा। लेकिन दो तरह के स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। एक छोटे साइज के होते हैं, जिसको एस्टर्स कहा जाता है, और एक लार्ज साइज के होते हैं, जिसको स्पाइनल फाइबर्स कहते हैं। और यही स्पाइनल फाइबर्स जो साइज में बड़े होते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर वाली पार्ट के साथ अटैच हो जाते हैं और इस क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे बात की कि सेंट्रियोल से दो तरह के स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, एक को एस्टर्स कहा जाता है और दूसरे को स्पाइनल फाइबर्स कहा जाता है। स्पाइनल फाइबर्स और एस्टर में कोई फ़र्क नहीं है केमिकल और कंपोजिशन के लिहाज से, लेकिन ये जो स्पाइनल फाइबर्स होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्पाइनल फाइबर्स हैं, जो कि इस सेंट्रियोल से अराइज हो चुके हैं। और ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, तो ये एस्टर्स हैं, जो कि साइज में छोटे हैं, ठीक है। स्पाइनल फाइबर्स आर लार्ज सेंट्रियोल स्ट्रक्चर्स विच बाइंड टू द सेंट्रोमियर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स। बिल्कुल ये लार्ज साइज बॉडीज हैं, लार्ज साइज स्ट्रक्चर हैं स्पाइनल फाइबर, जो कि क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर वाले रीजन के साथ अटैच हो जाते हैं। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स का वो रीजन होता है जहाँ पर टू क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हो चुके हों। तो ये आप देखें, ये वो रीजन है जहाँ पर दो क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? ये स्पाइनल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं? इस स्पाइनल फाइबर्स की फॉर्मेशन की वजह से हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल में चले जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, और हाफ ऑफ द क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स वो दूसरे सेल में चले जाते हैं, जो कि अभी अभी नया नया सेल बन रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? यहाँ पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है और ये अलग सेल बन जाता है और ये अलग सेल बन जाता है। तो वो सेल के अंदर तो प्रोटीन्स और जो क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं या इस तरह अदर जो प्रोटीन्स है वो सेल के अंदर मौजूद है, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह, तो वो फिर दोबारा से यहाँ से एक और जो क्रोमैटिड्स है वो बन जाते हैं और इसी तरह क्रोमोसोम का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर और कंप्लीट बॉडी दोबारा बन जाता है। फिर यही सेल के साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर जो स्पाइनल फाइबर्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। अपोजिट पोल्स में चले जाने के बाद दो स्ट्रक्चर अराइज करते हैं, जिसको एक को एस्टर कहा जाता है और दूसरे को स्पाइनल फाइबर कहा जाता है। एस्टर्स जो है ये साइज में छोटे होते हैं और जो स्पाइनल फाइबर्स होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं। तो स्पाइनल फाइबर्स वो क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड वाले रीजन के साथ अटैच हो जाते हैं और इस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स को आपस के साथ जो जुड़े होते हैं उसको एक दूसरे के साथ अलहदा करते हैं और इस अलहदगी के नतीजे में
हाफ ऑफ द क्रोमैटिड्स वो एक सेल में चले जाते हैं और हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स वो दूसरे सेल में चले जाते हैं, और फिर इसी तरह एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बनता है, और इसी तरीके से सेल डिवीजन होता है, और क्रोमोसोम्स जो है वो एक सेल से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो इसलिए ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये हम ये भी कहते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो तमाम के तमाम ह्यूमन, चाहे वो जहाँ भी हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, जहाँ जहाँ भी हो, तो उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होगी। और ये क्रोमोसोम्स की तादाद को हम कंट्रोल करते हैं, ये इसी तरह एक सेल से दूसरे में चले जाते हैं, तो फिर उसमें भी उस नंबर का क्रोमोसोम्स होगा जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में हो। इसके अलावा हमारे पास क्रोमोसोम्स की नॉन डिस्टिंक्शंस भी होती हैं जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ काज करते हैं, जैसे डाउन फिल्टर सिंड्रोम है या क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। तो वो क्रोमोसोम्स की फिर नॉन डिस्टिंक्शंस है। और ये क्रोमोसोम्स की नॉन डिस्टिंक्शंस क्यों आ जाती हैं? ये ड्यू टू स्पाइनल फाइबर्स। अगर स्पाइनल फाइबर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर वाले रीजन के साथ अटैच नहीं है या लूजली अटैच है, तो इस लूजली अटैचमेंट होने की वजह से एक क्रोमोसोम्स ज़्यादा एक सेल में चले जाते हैं और दूसरे सेल में छोटे रह जाते हैं, या कुछ कुछ सेगमेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स वो उसकी सही तरतीब से एक दूसरे के साथ अलग नहीं हो जाते। तो इस अलग ना होने की वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो आ जाते हैं। तो ये स्पाइनल फाइबर जो है सेल के अंदर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा।